माँ माँ कहाँ हैं आप? मेरा बेटा रवि न जाने कब से मुझे आवाज़ दे रहा था। अरे अभी तू ऑफिस गया था, इतनी जल्दी कैसे आ गया? माँ मुझे अभी तुरंत बाहर जाना है, मेरी पैकिंग कर दो। अभी तुरंत? पर कहाँ? माँ तुम्हें याद है मेरा दोस्त वीरेन, जिसकी एक एक्सीडेंट में मौत हो गई थी? हाँ बेटा, कैसे भूल सकती हूँ। अभी भी सोचती हूँ तो इतनी पुरानी घटना दिल दहला देती है। 17-18 साल के रहे होंगे ये बच्चे, खेलकर वापस लौट रहे थे कि एक गाड़ी वाला वीरेन को रोंदते हुए निकल गया था। अस्पताल पहुंचने से पहले ही वह इस दुनिया को अलविदा कह चुका था। माँ क्या सोचने लगी फिर? वीरेन की छोटी बहन है निशा, उसी की शादी है आज। उसके पिता शिक्षक हैं। हम सब मित्रों ने सोचा है कि निशा की शादी में हम सभी तन मन धन से शामिल होंगे और उसे वीरेन की कमी बिल्कुल भी नहीं खलने देंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। रुक, निशा के लिए मैं भी कुछ गिफ्ट देती हूँ, उसे दे देना। जी माँ, कहता हुआ रवि तैयार होने चला गया। रवि मेरी इकलौती संतान, मेरा गरूर, मेरी आंखों का तारा, इतनी छोटी सी उम्र में बहुत नाम कमाया है। बिजनेसमैन रवि। रात के खाने पर मैंने अपने पति बलराम जी को सारी बातें बताई तो वह भी बहुत खुश हुए। रवीना, हमारा रवि कितना निर्मल हृदय है, भगवान उसे सारी खुशियां दे। अगले दिन जब मेरी आंख खुली तो सोचा रवि से फ़ोन करके पूछूं शादी कैसी हुई, निशा को मेरे दिए गिफ्ट्स पसंद आए या नहीं। पर अपने आप को रोक लिया, आकर खुद ही बता देगा। अभी तो बिजी होगा, पता नहीं अभी विदाई भी हुई है कि नहीं। रात के 9 बज गए। बलराम जी भी घर आ गए थे। तभी घंटी बजी। रवि ही होगा। मैंने जल्दी से दरवाजा खोला। रवि ही था, पर अकेला नहीं था, एक लड़की भी थी उसके साथ, बिल्कुल दुल्हन के लिबास में। रवि कौन है ये? माँ ये निशा है। निशा? पर तेरे साथ क्यों है? इसी शहर में इसकी शादी हुई है क्या? पर फिर भी इसे तो अपने पति के साथ होना चाहिए था ना। ना तो मेरे आश्चर्य की कोई सीमा थी और न ही मेरे प्रश्नों की। ये अपने पति के साथ ही है। पीछे से बलराम जी की आवाज़ आई। पति के साथ? नहीं, नहीं मानती मैं इसे अपनी बहू। अरे बहू क्या, मैं तो इस शादी को ही नहीं मानती। आपको पता थी ये सब बात? इतनी बड़ी बात आप दोनों बाप बेटों ने मुझसे छुपाई। मैं अपने आप को बुरी तरह छला हुआ महसूस कर रही थी। माँ, वहाँ हालात ही ऐसे बन गए, मैं क्या करता। मैंने आपसे कुछ नहीं छुपाया, बस उस समय जो ठीक लगा मैंने वही किया। माँ, पैसे के लालची थे वे लोग, दहेज की तय राशि से भी बहुत ज़्यादा मांग रहे थे। चाचा जी को दिल का दौरा पड़ गया, बारात वापस लौट गई। कैसे निशा को अकेला छोड़ देता, क्या जवाब देता वीरेन को? अब मैंने निशा को ध्यान से देखा। साधारण से कपड़े, साधारण सी शक्ल सूरत, ये गंवार कहीं से भी मेरी बहू बनने लायक नहीं है। अरे एक से एक अच्छी सुंदर लड़कियों की लाइन लगी है तेरे लिए, तुझे यही गंवार मिली थी? गंवार? माँ, निशा ने बीएड किया है, अपने पिता की तरह वह भी एक शिक्षिका है। आप उसे अच्छी तरह समझोगे जानोगे तो आप भी उसे पसंद करने लगेंगी। कभी नहीं होगा, ऐसा कहकर मैं अंदर आ गई। बलराम जी बहुत देर तक मुझे समझाने की कोशिश करते रहे, पर मैं सोचने समझने की शक्ति खो चुकी थी। अगले दिन सुबह कमरे का दरवाज़ा खटखटाने से मेरी नींद खुली। दरवाज़ा खोला तो सामने निशा खड़ी थी, माथे पर आंचल और चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लिए। उसके हाथ में चाय की ट्रे थी। ट्रे टेबल पर रखकर उसने मेरे पैर छू लिए तो कल की सारी घटना मुझे एक झटके में याद आ गई। दूर हटो मेरी नज़रों से। क्या सोचा, इन बाप बेटे को वश में कर लिया तो मुझे भी मना लोगी? तुम इस घर की बहू बनने लायक हो ही नहीं। एक से एक पढ़ी लिखी ऊंचे घरानों की लड़कियों के रिश्ते आए हैं मेरे बच्चे के लिए। तुम जैसे गंवार को तो मैं इस घर में टिकने भी नहीं दूंगी। माँ, क्या कह रही हैं आप? मेरी तेज़ आवाज़ से रवि भी वहीं आ गया था। रवीना, संभालो अपने आप को। मैं तुम्हारी तकलीफ समझता हूँ, पर निशा को एक मौका तो दो। और जब हमारा रवि निशा को पसंद करता है तो हमें क्या दिक्कत है? मुझे है दिक्कत, कहकर मैं वहाँ से हट गई। दिन बीतते रहे। रवि की शादी की बात हर जगह फैल गई। लोग मिलने आते, रवि की शादी की बधाइयाँ कम देते, मुझसे सहानुभूति ज़्यादा दिखाते। एक सन्नाटा सा पसरा रहता घर में। इन सब में दो जोड़ी आंखें हमेशा मेरी ओर देखती रहती, जिससे मैं नज़रें भी नहीं मिलाना चाहती थी। 10-15 दिन ही बीते थे कि बलराम जी ने कहा कि वह काम के सिलसिले में 2 दिन के लिए दिल्ली जा रहे हैं। अगर मैं चलना चाहूँ तो चल सकती हूँ। अंधा क्या चाहे 2 आंखें। मैं भी इस घुटन से बाहर निकलना चाहती थी।
वहाँ मेरी दीदी अपने बेटे बहू के साथ रहती थी। दिल्ली पहुंचकर बलराम जी होटल में रुके और मैं अपना सामान लेकर दीदी के घर आ गई। दरवाजे की घंटी बजाई तो एक मध्यम आयु वर्ग की महिला ने दरवाज़ा खोला। मैं रुबीना। उसकी प्रश्नवाचक निगाहों को देखकर मैंने कहा, जी मैम साहिबा तो नहीं है। तब ध्यान आया, अरे हाँ, दीदी की बहू तो नौकरी पैसा है, इतनी पढ़ी लिखी जो है। अचानक ही मन निशा को याद कर क्षुब्ध हो गया। अच्छा छोड़ो, मैंने मन को समझाया, दीदी तो होगी। कौन, माँ जी? हाँ है। बोलो रुबीना आई है। जी अच्छा, आप अंदर आइए। मैं उसके पीछे पीछे अंदर दीदी के कमरे में आ गई। दीदी, उन्होंने मुझे देखा, इतनी उदास आंखें, और मुझे देखते ही उन्हीं आंखों में गजब की चमक आ गई। मैं उनसे जाकर लिपट गई। तभी वह महिला, जो शायद गृह सहायिका थी, आकर बोली कि वह जा रही है। थोड़ी देर बाद दीदी चाय बनाने उठी तो मैंने उन्हें रोक लिया और उनके मना करने के बावजूद खुद चाय बना लाई। कितनी ही बातें करते रहे हम दोनों, पर न जाने क्यों वह मुझे कुछ उदास सी लगी। बतूत पूछने पर भी उन्होंने कुछ नहीं बताया। 12 बजते ही वह फिर से किचन में जाने लगी तो मैंने पूछा, अब क्यों? बोली, दोपहर का खाना बनाना है, बच्चे आते ही होंगे। पर आप क्यों बनाएंगी? अभी जो घर के काम करके गई है उसने नहीं बनाया? अरे नहीं, वह तो सुबह का बनाती है, जो हम नाश्ता करते हैं, दोपहर तक ठंडा हो जाता है ना, इसलिए मैंने ही मना कर दिया। गर्म खाने की तो बात ही और है। उन्हें पता नहीं था कि उनके शब्द उनके चेहरे का साथ नहीं दे रहे थे। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, दीदी आज बाहर से ऑर्डर करते हैं, बच्चे भी खुश हो जाएंगे और हमें भी गप्पे मारने का वक्त मिल जाएगा। पर कैसे? उन्होंने पूछा। फ़ोन से, मैंने कहा। तुझे आता है ये सब? हाँ हाँ, और मैं आपको भी सिखा दूंगी, पर मेरे पास तो फ़ोन है ही नहीं। आपके पास फ़ोन नहीं है? मेरे आश्चर्य की सीमा नहीं रही। तब मुझे याद आया, हमेशा दीदी के बेटे बहू को ही मुझे फ़ोन लगाना पड़ता था और पूछने पर एक ही वाक्य, माँ का फ़ोन खराब है। आपके पास फ़ोन क्यों नहीं है दीदी? क्योंकि मैं गंवार हूँ रुबीना, गंवार, कहकर वह फुट फुट कर रो पड़ी। मुझे कहीं लेकर नहीं जाते, मुझे किसी से मिलवाते भी नहीं। मैं टीवी का रिमोट भी उठा लूँ ना तो कहती है टीवी खराब कर दोगे। मैं अनपढ़ हूँ रुबीना, अनपढ़ गंवार। गंवार ये शब्द सुनकर लगा किसी ने मेरे कानों में पिघलता हुआ शीशा डाल दिया हो। गंवार क्या सच में इतना कह देता है ये एक शब्द? मैंने भी तो किसी को अनगिनत बार छलनी किया है इस एक शब्द से। दीदी के मुंह से निकले ये शब्द जब मुझे अंदर तक झकझोर गए, जो कि मेरे लिए बोले भी नहीं गए थे, तो निशा को कैसा लगता होगा? ये, हे प्रभु, ये मैंने क्या कर दिया? वह बच्ची जिसकी इतनी विषम परिस्थिति में शादी हुई, जो अब मेरे घर की लक्ष्मी है, उसका इतना अनादर। जिस बेटे को मुझे गले लगाना चाहिए था, जिस पर मुझे नाज होना चाहिए था, उससे इतनी बेरुखी। नहीं, अब और नहीं। मैंने दीदी से कहा, आप मेरे साथ जाने की तैयारी कीजिए, मैं यहाँ आपको रवि की शादी के लिए लेने आई थी। आप हमारी बड़ी हैं, आप पहले चलिए, बच्चे बाद में आ जाएंगे। हम बच्चों के आने के बाद ही जाएंगे। शाम तक बलराम जी भी आ जाएंगे। आप निश्चिंत रहिए, बच्चे मेरी बात नहीं टालेंगे। दीदी खुशी खुशी पैकिंग करने लगी और मैं बलराम जी को फ़ोन मिलाने लगी। मुझे जल्दी से जल्दी घर जाना है, निशा और रवि से माफ़ी मांगनी है, अपनी बेटी की शादी पूरे धूमधाम से करनी है। मैं एक पल भी नहीं गंवाना चाहती थी।